पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जब गेपियम डेविड को बताती है कि वो इनोसेंट है तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेविड किस बात के लिए इनोसेंट है। पर फिर वो अपनी टीम से झूठ बोलकर गेपियम को पकड़कर वहां से ले जाता है। बट उसका बिहेवियर टीम को सस्पिशियस लगता है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। दूसरी तरफ डॉक्टर ओ यानी जो इस लॉ फर्म के सीईओ हैं, वो अपनी बेटी जंगिन को धमकी देता है और कहता है अगर तुम मेरे काम की नहीं रही तो मैं तुम्हारी जगह अपने बेटे को ले आऊंगा। और साथ ही डॉक्टर ओ क्लियरली बोल देता है कि उसे इमेज या सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि प्रोबोनो टीम पैसा नहीं कमा रही है तो वो उस टीम को डिसबैंड करना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ गेपियम डेविड को शांति से समझाती है कि वो उस रिश्वत वाली वीडियो में नॉर्मल नहीं लग रहा है। वो एक्सप्लेन करके बताती है कि जब तुम ड्रंक होते हो तब भी एरोगेंट और कंट्रोल्ड रहते हो, लेकिन जब एनेस्थेशिया की दवाई के नशे में होते हो, जैसे मेडिकल चेकअप के टाइम हुआ था, तो तुम इमोशनल और अनगार्डेड हो जाते हो। तब वो वीडियो में डेविड को ध्यान से दिखाती है कि वो बहुत स्माइल कर रहा है, जेबियम को गले से लगा रहा है, जो उसके नॉर्मल बिहेवियर से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो डेविड कहता है लगता है तुम कुछ दिनों से मुझे कुछ ज्यादा ही ऑब्जर्व कर रही हो। तो गेपियम कहती है क्या तुम भूल गए मेरे पेरेंट्स दीफ हैं, अगर उनसे मुझे बात करनी होती है तो मैं उनके हाथों के इशारों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती हूँ। तो डेविड कहता है मैं समझ गया। फिर गेपियम सॉफ्टली कहती है तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम दोनों मिलकर उस कल्परेट को पकड़ेंगे। और ये सुनकर डेविड इमोशनली टच हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं जैसे ही डेविड को पता चलता है कि प्रोबोनो टीम को तोड़ने का डिसीजन लिया जा चुका है तो उसकी खुशी एकदम से गुस्से में बदल जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे सीधा डॉक्टर ओ के ऑफिस में घुस जाता है। और उसके पीछे पीछे जंगिन भी वहाँ पर आ जाती है और अपने डैड को उनके इस फैसले पर एक बार फिर सोचने को कहती है। तो वो अपनी ही बेटी की बेइज्जती करने लग जाते हैं। इवन वो ये तक कह देते हैं कि क्या तुम अपनी मरी हुई माँ की तरह कमजोर पड़ चुकी हो जो इन लूजर्स को रखा है जो 1 रुपया तक नहीं बना सकते। डेविड को ये देख जंगिन के लिए बुरा लगता है और वो डॉक्टर ओ से कहता है मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हम भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर वो उनके साथ एक बहुत बड़ी शर्त लगा लेता है और कहता है कि मैं बेक्संग लॉ फर्म से उनके अमीर क्लाइंट्स छीन लूंगा, अगर मैं फेल हुआ तो चुपचाप ये फर्म छोड़ दूंगा, और अगर जीत गया तो प्रोबोनो टीम रहेगी, और अगर फिर भी आपने जबरदस्ती इस टीम को डिसबैंड करने की कोशिश की तो मैं आप पर रॉन्गफुल टर्मिनेशन का केस कर दूंगा। तो अब डॉक्टर ओ भी उसकी ये शर्त मान जाते हैं। तो वहीं ऑफिस में प्रोबोनो टीम योंगसल की एक क्लाइंट सॉन्ग जी हाय से मिलती है। दरअसल जी हाय योंगसल को पसंद करती है, तो इस पर सब जने उसे टीज कर रहे होते हैं। दरअसल जी हाय को ग्रेड 3 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और इसके साथ एब्यूज हुआ है, इसलिए टीम उसके केस को सीरियसली लेती है। लेकिन तभी डेविड आके उन्हें डॉक्टर ओ के साथ लगाई हुई शर्त के बारे में बताता है कि अब उन्हें अमीर क्लाइंट्स को डिफेंड करना पड़ेगा। तो टीम को एकदम से झटका ही लग जाता है। तभी उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है और अचानक बताया जाता है कि उनसे अभी एक क्लाइंट मिलने आ रहा है, जबकि वो लोग अभी रेडी भी नहीं होते। वैसे क्लाइंट एक एंटरटेनमेंट कंपनी की के-पॉप आइडल होती है जिसका नाम इलिया है। अब जैसे ही सबको पता चलता है कि उनकी लॉ फर्म में एक के-पॉप आइडल आ रही है तो सबका एटीट्यूड एक सेकंड में बदल जाता है। जो अभी तक कंफ्यूज्ड और हेजिटेट थे वो इस केस को लेने के लिए तुरंत मान जाते हैं। ऑफिस का माहौल फुल ऑन फैन मोड में चले जाता है, कोई चिल्लाता है तो कोई एक्साइटमेंट में इधर उधर भागता है। सब इलिया को देख उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इलिया की मॉम जो कि एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ भी है, चा जिन हुई, वो पूरी प्रोबोनो टीम को देखते ही अपना मुंह बना लेती है कि किन गधों से पाला पड़ गया मेरा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत अनप्रोफेशनल हैं। पर फिर भी वो केस को उन्हें बताने के लिए रेडी हो जाती है। मीटिंग शुरू होती है और कंपनी की सीईओ जिन हुई उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें इलिया 3 स्कूल गर्ल्स के ऊपर चिल्ला रही है, यानी वो उस वीडियो में बहुत ही एग्रेसिव और रूड दिख रही है। दरअसल वो तीनों गर्ल्स भी बहुत बुरी थी क्योंकि वो रात के 3 बजे इलिया के बॉयफ्रेंड के घर पहुंच गई थी, और ये तभी का वीडियो है जब इलिया अपने बॉयफ्रेंड से मिलके निकल रही होती है। अब जो इलिया का कजिन भाई है वो उन्हें बताता है कि इस वीडियो को पब्लिक न करने के लिए, यानी गर्ल्स के पेरेंट्स अपना मुंह बंद रखने के लिए इलिया से पैसे मांग रहे हैं। ऊपर से एक गॉसिप यूट्यूब चैनल साइबर क्रूसेडर इलिया को हरेस कर रही है। अब रात को डिनर के टाइम टीम का मोरल एकदम डाउन रहता है क्योंकि उनकी मीटिंग किसी डिजास्टर से कम नहीं थी। जूनियर जो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता है वो टूट जाता है और डेविड पर चिल्ला देता है कि वो प्रोबोनो टीम को
बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। दरअसल उसे अंदर ही अंदर डर होता है कि कहीं उसकी ये जॉब चली गई तो वो क्या करेगा। अब फ्रस्ट्रेशन में डेविड फाइनली सच बोल देता है और अपने ब्राइबरी एलिगेशंस के बारे में बता देता है कि कैसे वो एक झूठे केस में फंसा और उसे जज की पोजीशन से निकाल दिया गया। ये सुनते पूरी टीम शॉक हो जाती है, लेकिन फिर वो लोग हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। नानहुई बोलती है जब तक गिल्ट प्रूव न हो इंसान इनोसेंट होता है, तो वहीं योंग से कहता है तुम्हारे काम ही तुम्हारा कैरेक्टर प्रूव करते हैं। अब डेविड थोड़ा इमोशनल हो ही रहा होता है कि योंगसिल कहता है वैसे भी तुम ऐसा नहीं हो कि खुले में रिश्वत लो किसी से। तो नानहुई भी कहती है अरे हाँ, अगर तुम्हें रिश्वत लेना हो तो तुम और 10 रास्ते निकाल लोगे, लेकिन ऐसी बेवकूफी नहीं करोगे। तो गिपियम कहती है मैंने भी शुरू में इसे ऐसे ही कहा था। वैसे मूड लाइट करने के लिए वो सब डेविड के साथ थोड़ी बहुत मजाक करने लगते हैं। अब जैसे ही जंकिन को पता चलता है कि के-पॉप स्टार इलिया का केस जीतना जरूरी है, तो वो सबका मेकओवर करवाती है ताकि वो एंटरटेनमेंट कंपनी की सीईओ जिनहुई के स्टैंडर्ड्स पे खड़े उतर सके। फिर एक पीच मीटिंग होती है ओएन पार्टनर्स और बेक सियुंग लॉ फर्म के बीच, और जैसे ही वहाँ प्रो बोनो टीम आती है तो सब जने बस उन्हें देखते के देखते रह जाते हैं, क्योंकि इस बार सीरियसली वो प्रोफेशनल लग रहे थे, लेकिन थोड़ा लेट भी हो गए थे आने में। खैर फिर पता चलता है कि इस बार भी अपोजिट लॉयर कोई और नहीं म्योंगयून है, जो बेक्संग लॉ फर्म का लीड अटॉर्नी है। खैर मीटिंग शुरू होती है और म्योंगयून की टीम इलिया को पपेट की तरह ट्रीट करती है। म्योंगयून कहता है कि गर्ल्स के पेरेंट्स के साथ ये मामला सेटल कर लो, थोड़ा रोना धोना कर लेना और कह देना कि मुझे एंजाइटी इश्यूज हैं, इसलिए मुझसे ऐसा हो गया, और हॉस्पिटल जाने का भी ड्रामा करना ताकि लोगों को तुमसे हमदर्दी हो, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मामला शांत हो जाए। अब ये सुनकर तो नानहुई को गुस्सा ही आ जाता है और वो बिना डरे म्योंगयून और उसकी टीम पर चिल्ला देती है कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। वो साफ साफ उनकी गलती बताती है और कहती है कि इलिया एक ब्रांड होने से पहले एक इंसान है। वैसे पूरी प्रोबोनो टीम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही यहाँ पर आई थी। पता चलता है कि उन तीनों गर्ल्स ने इलिया के स्टाइलिस्ट और बेस्ट फ्रेंड को भी बुली किया था पास्ट में, और जो इलिया के एग्रेसिव बिहेवियर वाला वीडियो है वो उन तीनों गर्ल्स के ड्राइवर ने रिकॉर्ड किया था, और फिर उस ड्राइवर ने वीडियो साइबर क्रूसेडर यूट्यूब चैनल को बेच दिया, और जो वीडियो है वो पहले ही पब्लिक हो चुका है। इसलिए यहाँ पर म्योंगयून और उसकी टीम का प्लान फेल हो जाता है। तभी इलिया को अचानक नानहुई के बारे में याद आ जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि नानहुई इलिया से उसके ऑटोग्राफ इवेंट मीट एंड ग्रीट में मिली थी और कहा था कि आप मेरी इंस्पिरेशन हो। नानहुई ने एक लॉ वाली बुक पर उसका ऑटोग्राफ लिया होता है, इसलिए इलिया पूछ ही लेती है कि तुम लॉयर क्यों बनना चाहती हो। तो नानहुई बताती है कि उसे स्कूल में बुली किया गया था और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वो खुद को कायर समझती है, इसलिए उसने प्रोबोनो लॉयर बनने का डिसीजन लिया ताकि वो अपने जैसे लोगों की मदद कर सके जिनकी कोई मदद नहीं करता, और दुनिया थोड़ी सेफ बन सके। उसकी स्टोरी जानकर इलिया इमोशनल हो जाती है। प्रेजेंट में इलिया को यही बात याद आ जाती है और वो इमोशनल होते हुए नानहुई को गले से लगा लेती है। वैसे किसी ने नहीं सोचा था कि यहाँ पास्ट कनेक्शन निकल आएगा, लेकिन इसी वजह से एंटरटेनमेंट कंपनी प्रो बोनो टीम को केस लड़ने के लिए चूज कर लेती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि प्रो बोनो टीम साइबर क्रूसेडर चैनल की ओनर योंगसुक पर केस करती है, वही जो इलिया को ऑनलाइन हरेस कर रही थी। और उसका लॉयर जिन हुआन होता है, जो बिल्कुल रिपोर्टर किम जैसा दिखता है। वो अपनी आर्ग्यूमेंट में कहता है कि इलिया एक पब्लिक और इन्फ्लुएंशियल फिगर है, इसलिए उसके एग्रेसिव और रूड बिहेवियर पर पब्लिक का गुस्सा होना बिल्कुल नेचुरल है। देन योंगसुक अपनी सफाई में कहती है कि मेरा काम सच फैलाना है, पब्लिक को जो हो रहा है वो बताना मेरी जिम्मेदारी है। वो ये भी क्लेम करती है कि उस पर ये केस करना यानी मीडिया की आवाज को दबाना है, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो कर रही है वो हरेसमेंट नहीं जर्नलिज्म है। तो अब इसके बदले डेविड और गिपियम स्ट्रांगली बोलते हैं कि इलिया पहले एक इंसान है, बाद में सेलिब्रिटी। एक इंसान होने के नाते उसे प्राइवेसी का पूरा हक है। वो कोर्ट में पॉइंट रखते हैं कि योंगसुक पब्लिक को सच नहीं दिखाती बल्कि जहरीली और बिना प्रूफ की अफवाहें फैलाती है। साथ ही डेविड ये भी कहता है कि सिर्फ व्यूअर्स होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद नानहुई केस लड़ती है और प्रूफ करती है कि काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स सिर्फ एक ही फेक अकाउंट से आए जो खुद योंगसुक ने बनाए। वो कहती है पॉपुलैरिटी की कीमत क्रूरलिटी नहीं हो सकती। इवन वो उन आइडल्स का भी जिक्र करती है जो साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड कर चुके हैं। अब इलिया
खुद कोर्ट में आती है और अपने उस एग्रेसिव बिहेवियर के लिए सबसे माफी मांगती है। इवन उन गर्ल्स को कंपनसेशन देने के लिए भी रेडी होती है। फिर वो योंगसक से कहती है, तुम सिर्फ मुझे नहीं मेरे फैंस को भी हर्ट कर रही हो। खैर, योंगसक पूरे कोर्ट में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहती और ये हियरिंग यहीं खत्म होती है। बाद में जिनवान डेविड को वार्न करता है कि तुम ये केस ड्रॉप कर दो और साथ ही एक शॉकिंग सच भी बताता है कि इलिया की मॉम जिनहुई खुद ही उन्हें इलिया के बॉयफ्रेंड के बारे में टिप देती थी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिनहुई खुद योंगसक को वो फोटो शेयर करती है। अब डेविड ये जानकर शॉक हो जाता है कि भला एक माँ खुद ही अपनी बेटी की बदनामी क्यों करना चाहेगी। तभी जिनहुई आकर प्राउडली बोलती है कि ट्रायल सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऑब्वियसली ये सब उसका दिखावा होता है। तभी एपिसोड के एंड में दिखाते हैं कि डेविड दवाई के नशे में होता है और बच्चों जैसे बोलता है कि गेपियम ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उसने मेरी फीलिंग्स हर्ट की है। तो गेपियम ये सुनकर हंसने लगती है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।